हेलो क्लास 10। आज फिर हम लोग एक साथ हैं चैप्टर द्विघात समीकरण के साथ। बच्चे, आपके हौसले हमेशा बुलंद रहने चाहिए और आपके पैर हमेशा जमीन पर टिके रहने चाहिए, तभी हम लोग बुलंदियों का मजा ले सकते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब है, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पीछे एक सुंदर इतिहास जरूर होता है और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने उस इतिहास से जुड़कर उड़े, है ना। हमको उड़ना है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर। तो हम उन जड़ों से जोड़ने के लिए आज मैं जब द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ाने के लिए सोच रही थी कि हमारी भारत की आपके मैथमेटिक्स में कितनी बड़ी देन है, ये कभी हम लोगों ने गौर ही नहीं किया, ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण में भी बच्चे सबसे पहले बेबीलोन वासियों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने स्टार्ट किया। फिर यूक्लिड ने भी ज्योमेट्रिकली द्विघातीय समीकरण को हल करने का तरीका बताया। लेकिन हमारे जो दो मैथमेटिशियंस थे, ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी, 500 ईस्वी, अभी 2000 चल रहा है। फिर श्री राधाचार्य 1025 ईस्वी, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका जो श्री राधाचार्य का जो समीकरण को हल करने का जो तरीका है पूर्ण वर्ग वाला, वो आज भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक दो एक्सरसाइज के बाद तुम लोग भी उसको पढ़ोगे। तो वो तरीका बहुत ही सफल तरीका आज भी माना जाता है, कितने सालों से चला आ रहा है वो तरीका। उसके बाद अरब, बहुत सारे अरबों को भी श्रेय जाता है। लिबर इम्बाडोरम नामक की पुस्तक है इनकी, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ द्विघात समीकरण के बारे में लिखा है। तो हम उस जो इतिहास के पन्नों से हमारी बुक में जब कलेक्ट करके डाला गया, हम वहाँ से शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले द्विघातीय समीकरण जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, जिसके दो पलड़े होते हैं, RHS एंड LHS, दोनों को बराबर होना है, एकदम इक्वल, तभी वो समीकरण कहलाता है। उसके बाद द्विघातीय, जब मैंने पॉलिनोमियल 9th में आपको पढ़ाया होगा, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल को बांटने की श्रेणी घात के आधार पर रैखिक बहुपद और द्विघातीय बहुपद, इसमें भी वही चीज़ है बच्चे। रैखिक में घात 1 होती है, द्विघातीय में 2 घात होती है, तो चर की घात 2 होगी और समीकरण जो है वो पूरी कंप्लीट होगी, तभी हम लोग इसको द्विघातीय समीकरण कहेंगे। इसका मानक रूप मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। मानक रूप जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसका है ये द्विघातीय समीकरण का मानक रूप है। x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी, कोई भी चर मान हो सकता है, एक चर वाला द्विघातीय समीकरण। तो यहाँ पर बच्चे आपको एक चीज और देखना है, यहाँ पे a जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये द्विघातीय समीकरण बची ही नहीं। अगर हम लिखेंगे 0 × x प्लस bx प्लस c = 0, तो ये क्या हो गया, bx। ये कौन सी समीकरण हो गई, ये हो गई रैखिक समीकरण, है ना, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 1। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1। तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होकर रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे ये मेंशन करते हैं वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये द्विघातीय समीकरण क्यों आवश्यक है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है। बच्चे, हम मान लेते हैं, हम अपने स्कूल के एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे स्कूल में एक ऐसा लॉन बनाना है या ऐसी ग्राउंड बनानी है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, या दुगुनी मान लेते हैं। ये लंबाई है x और उसकी चौड़ाई से, माना चौड़ाई है ये है, तो लंबाई उसकी 2x है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। और इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, हम
हमको पता है कि हमारे जो ग्राउंड है उसका क्षेत्रफल कितना है, मान लेते हैं 500 मीटर स्क्वायर है मान लेते हैं। तो अब हमको x निकालने का मेथड पता होना चाहिए। ये क्या आएगा, हम क्षेत्रफल जानते हैं कि L इंटू डी होता है, ये आपको 500 के बराबर है 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 500, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 500। ये हमारे पास क्या आया बच्चे, ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण आ गई जिसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, dx मिसिंग है ना, b नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। ऐसा ही मान लेते हैं हमारे घर में एक रूम बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर अधिक लेंगे, ठीक है। उसका क्षेत्रफल भी हमको पता है 400 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 400, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 400, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई, द्विघातीय समीकरण। समीकरण तो बन गई, लेकिन अगर हमको x का मान निकालने नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने नहीं आएगा, तो इस समीकरण का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए समीकरणों को हल करने के लिए अलग अलग विधियां निकाली गई। तुम लोग भी एक विधि पढ़ के आए हो, मिडिल टर्म स्प्लिट, याद है सबको? बीच वाले पद को हम लोग स्प्लिट करते थे और उससे हमारे x के 2 मान आते थे, जिसे हम लोग कहते थे कि द्विघातीय समीकरण हल हो, ठीक है। उसी पर आधारित अब हम लोग, वो तो एक तरीका था, एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, उसको हम लोग तोड़ जोड़ करके बना देते थे। अब आपको इसके कुछ प्रॉपर वे समझाए जाएंगे, श्री राधाचार्य द्वारा समझाया गया। पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघातीय समीकरण के मूल निकालना, हल निकालना, सॉल्यूशन निकालना, या फिर आपका और मेथड है डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग मूल निकालते हैं, या और भी बहुत सारी विधियों को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चले जाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे अलग अलग विधियों से। क्योंकि आपका जो मिडटर्म स्प्लिट है ना बच्चे, वो हर जगह काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर वो हर जगह काम नहीं करता है तो हमको कुछ ऐसी विधियां ढूंढनी पड़ेगी जो उसकी वहाँ काम करे जहाँ मिडटर्म स्प्लिट काम नहीं करता है ना, जहाँ पूर्ण वर्ग काम नहीं करता है वहाँ क्या काम करता है, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट मेथड काम नहीं करता है वहाँ क्या करता है। तो इस तरह के आइडियाज हमारे दिमाग में होने चाहिए कि हम किस विधि से इसको बनाएं, या हम सारी विधियों से भी एक सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में ऐसा ही करना है। आपको अगर कहा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाओ तो आप उसको पूर्ण वर्ग से भी बना के देखो। आपको कहा जाता है मिडटर्म से बनाओ तो आप उसको डिस्क्रिमिनेंट और पूर्ण वर्ग दोनों से बना के देखो, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्या उसका हल ऐसे भी वही निकलेगा, इस तरह से भी वही निकलेगा, इस तरह से भी वही निकलेगा, लेकिन उस हल को निकालने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम हमको ये पहचान होनी चाहिए, क्या ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। उसके लिए हमको थोड़े से नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास है, इसका मानक रूप में दोबारा लिख रही हूँ, ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ a, b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, एंड a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको पहचानना है कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। समटाइम्स बच्चे हमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कहेगा क्या ये द्विघातीय समीकरण है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, सीधे नहीं देख लेंगे कि दोनों पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, इसको हल करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो कट गया बेटा, ये क्या हो गया, ये 2 इधर आएगा तो 4x और ये 1 इधर आएगा तो 0, 4x इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघातीय समीकरण है? नो, ये एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। कभी कभी क्या करेगा, 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
बच्चे आपने कभी -5 का रूट सुना है? नहीं सुना है। ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। -5 जो है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। ये वास्तविक नहीं होते हैं। ये क्या है? वास्तविक नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो है ये एक द्विघातीय समीकरण नहीं हो सकती है। ये भी आपकी द्विघातीय समीकरण नहीं है। अब देखिए क्या होगा। 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे, मैम ने कहा था दोनों तरफ स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कट जाएगा। नहीं, देखो क्या होगा। 4x² + 4x + 1 इज इक्वल टू x² - 2x + 1। ये 4x स्क्वायर में से x² माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 3, और ये क्या आ जाएगा? 6x। ये 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघातीय समीकरण है? यस, ये द्विघातीय समीकरण है। कैसे है? इसमें तो कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने बताया था बच्चे, इसे हम लोग अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं तो ये होगा 3x² + 6x + 0 इज इक्वल टू 0। 0 एक वास्तविक संख्या है। यस, इसलिए हमारी टर्म जो हमारी कंडीशन है वो यही है ना कि a b c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। a 3 है, b 6 है, c 0 है। हमारी जो सारी कंडीशंस है a नॉट इक्वल टू 0 फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? हमारी एक द्विघातीय समीकरण है। तो ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज जो होगी उसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का होगा जो आपको बनाना। ठीक है बच्चे? तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे डिटेल से। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.1 बनाएंगे। और 1 बनाने में इन क्वेश्चन को फटाफट टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक को सॉल्व करके ध्यान से समझना है और देखना उसमें कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स आपको दी। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव जब आता है ना तो बच्चे फटाक से आंसर ओके यस नो लिख के आ जाते हैं। नहीं, उसमें आपको ध्यान देना है कि कहाँ आपको वो फंसाएगा, कहाँ वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो ये कब होगा? जब आप अभी प्रैक्टिस के समय उसको ध्यान से बनाओगे तो आपके दिमाग में वो बातें रह जाएंगी। ठीक है? तो इस तरह से आपका 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन की मैं कोई 2 पार्ट आपको समझाने जा रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। वो कहता है बताइए कि ये दोनों में से कौन सा समीकरण जो है वो द्विघातीय है। तो हम लोग को ऐसे ही नहीं लिखना है, हम लोग सॉल्व करते हैं। x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 2x - 6। अब ये 2x कट गया, x² + 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघातीय समीकरण है? यस, ये है। अब इसका मानक रूप लिखें। मानक रूप क्या होगा इसका? x² + 0x + 7 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया। अब कहेगा कि इसमें कॉफिशिएंट गुणांक ज्ञात करें, तब क्या करोगे? a इज इक्वल टू 1। कभी कभी बच्चे कहते हैं a के सामने तो कुछ, x² के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब मैंने तो बताया था कि a नॉट इक्वल टू 0, या तो 0 आ गया। ठीक है? जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। कंफ्यूज नहीं होना है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 7। सिमिलरली हम लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। x³ - 4x² - x + 1। अब इसका क्यूब सॉल्व करना, फॉर्मूला याद है आपको? x³ - 2³ - 6x × x - 2। ये आ गया x³ - 8 - 6x² + 12x। और ये आ गया x³ - 4x² - x + 1। ठीक है? ये x³ से कट जाएगा और ये 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x² और ये 12x इधर आएगा माइनस तो -13x हो जाएगा। ये -8 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा। ये आपका कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण है। इसको अगर हम लोग मानक, ये तो इसका मानक रूप ही है, तो a कितना है? a ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर है तो ए कितना है 2, बी कितना है -13 एंड सी कितना है 9। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को 1 और 8 मैंने करा दिया। इसके बीच के सारे क्वेश्चन आप इसी तरह एक एक करके सॉल्व करोगे और लिखोगे यस और नो जो भी है, और उसके बाद फिर उसका ABCD फाइंड आउट करोगे। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है कि आपको समीकरण बनाकर लिखना है, हल नहीं करना है। हल करने के मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको समीकरण बनाना सीखना है कि कैसे समीकरण बनेंगे। आयत का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो इसकी समीकरण बनाए। तो हमको क्या करना होगा? माना। पहले बेटा आपको देखना है कि क्या दिया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई दी हुई है तब तो उसके दुगने से 1 अधिक लेंगे। माना चौड़ाई इज इक्वल टू x, ठीक है, और चौड़ाई हमको माननी पड़ेगी, सॉरी। और दिया क्या है? लंबाई। लंबाई क्या दी हुई है? लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू 528 अकॉर्डिंग। और ऐसे क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमारा लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब इसको द्विघातीय समीकरण बना दे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 528 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघातीय समीकरण के रूप में सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है, तो इसकी समीकरण बनाएंगे। क्रमागत धन पूर्णांक है ना, 1 के बाद 2 धन पूर्णांक हुआ, 2 के बाद 3 है ना। यदि एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, तो माना एक धन पूर्णांक इज इक्वल टू x, तो दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। और दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब हम इसको द्विघातीय समीकरण में क्वांटिटी के इक्वेशन में चेंज करेंगे, -306 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, रोहन की माँ उससे 26। देखो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, ये आपको सीखना है। अभी हम लोगों ने समीकरण बनाना सीखा, हमारी क्वेश्चन बनी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने का तरीका, इस x की वैल्यू निकालने का तरीका, एक तरीका तो तुम लोग जानते हो मिल्टन स्प्लिट, और बाकी के और तरीके जो आपके माइंड को और ब्रॉड करेंगे और आपकी सोचने की शक्ति को और बढ़ाएंगे, वो सीखेंगे, ठीक है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लेते हैं रोहन की आयु x, तो उसकी माँ की आयु x प्लस 26। माना रोहन की आयु x, तो माँ की आयु x प्लस 26। ये माना वर्तमान में रोहन की आयु इतनी, माँ की आयु इतनी, ठीक है। अब उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 होगा। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? तुम लोग अगर 15 साल के हो तो 3 साल के बाद कितने हो जाओगे? 18 के हो जाओगे, यानी कि आपने +3 किया, उसी तरह। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3, और माँ की आयु भी तो 3 वर्ष बढ़ जाएगी ना बेटा, उसमें भी तो 3 का इजाफा हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29, ठीक है। और उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। x प्लस 3
इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। तो अब हम लोग इसको फिर इक्वेशन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर 29x 3x प्लस 87 360। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 माइनस 10 माइनस 7 3 15 माइनस 8 7 और ये 2 इज इक्वल टू। ये हमारी समीकरण तैयार हो गई, जिसमें हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0 है, b 32 है और c माइनस 273 a1 है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी समीकरण कंप्लीट होती है। और अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप लास्ट क्वेश्चन, इसका जो 4th पार्ट है उसकी इक्वेशन खुद से बनाएंगे और उसका आंसर, जो समीकरण आपकी रेडी हो जाएगी, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजो। ठीक है बच्चे, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, और ईश्वर अपना काम करते रहेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और मैं जानती हूँ कि तुम लोग भी अपना काम करने से चूकोगे नहीं। लास्ट स्टेज में जो आपका टेस्ट लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों को मैंने फुल मार्क्स दिए। तो इसी तरह अपने काम में लगे रहो और स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू।